स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS बैच नंबर 2 में। और आज हम एक नया बैच जो हमारा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है GDS टू MTS का, उसके लिए लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम एग्ज़ाम के बारे में पढ़ेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं, अगर नहीं है तो कब होंगे, सिलेबस क्या रहेगा एग्ज़ाम का, और टाइम रहा तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। यह जो बैच है ये सिर्फ उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने जो यूट्यूब की मेंबरशिप है, जिन्होंने मेरे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है। लेकिन मैं एज ए डेमो क्लास आपको जो पहली क्लास है आपको मैं देना चाहता हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप अपना जो पैसा है और समय है उसको वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए जो पहली क्लास है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए आप इनको देख पाएंगे। ठीक है, पहली क्लास। मेरा दोस्तों हमेशा से मानना है कि हम अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो धीरे धीरे आराम से समझना और पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में हम बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है, आराम से दिमाग में जितनी जितनी चीज़ें बैठती है, धीरे धीरे एफिशिएंसी बढ़ाते हुए ही हम किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने का जो पोटेंशियल है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो उसका आपको बेनिफिट क्या रहेगा, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। इसके इसके अंदर आपको पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, डेफिनेशन वॉल्यूम 5, प्रोडक्ट एंड सर्विस, और जो भी क्लास लगेगी उसके PDF नोट्स, वीडियो क्लासेस, जो भी आपको पढ़ाऊंगा रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा, जैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी का वादा मैं आपसे करता हूं कि आपको कंसेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे क्लासेस लगाने के बाद। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये तो मैंने वैसे भी चैनल पे डाल दिए हैं, आप वहां पर आपको देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए सिर्फ इसके लिए आपको मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने वैसे ही पब्लिकली डाले हुए हैं चैनल पे। जो इस बैच की कॉस्ट रहेगी वो 199 रुपये पर मंथ रहेगी, जो कि बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट है अगर हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी मुझे मेहनत करनी पड़ती है, समय निकालना पड़ता है, इसीलिए मैंने नॉमिनल सी फीस रखी है ताकि मैं अपने एक्सपेंसेस को भी निकाल सकूं। ठीक है, और अब हम थोड़े से एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो जो मेरे दोस्त यहाँ से शुरू करते हैं। जो मेरे दोस्त रेगुलर GDS है, रेगुलर GDS मीन्स कॉन्ट्रैक्ट वाले नहीं है, क्योंकि बहुत से दोस्त तो ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं ना। नहीं, जो रेगुलर GDS है वह ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर बेस है वो इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते, इसीलिए वह ये बैच को खरीदे भी ना। ठीक है, क्योंकि कई बार मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट आए हैं, तो इसलिए मैंने पहले बता दिया। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी अगर आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो जिस साल भी आपकी ज्वाइनिंग हुई है, उदाहरण के लिए अगर मेरे किसी दोस्त की ज्वाइनिंग 2020 को हुई है, ठीक है, तो उसमें आपने 4 जोड़ देना है, तो 2024 को आप जो एग्ज़ाम है दे पाएंगे। ठीक है, सिंपल सा आपने इतना ही याद रखना है। वैसे अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात की जाए तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर तक खत्म होता है। ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल से समझा देता हूँ आपको। मैं अपनी एग्जांपल देके बताता हूँ कि मेरी जब ज्वाइनिंग थी तो उस हिसाब से मैं कब एग्जाम दे सकता था। इसका कलर हम ब्लू रखते हैं। ठीक है, तो मेरी जो ज्वाइनिंग थी दोस्तों वो थी 26 मार्च 2018। मैंने एज ए GDS ज्वाइन किया था। ठीक है, जहाँ पंजाब में ही। और इस हिसाब से जो मार्च से
31/12/2018 की सर्विस है वो नहीं गिनी जाती है, आपकी सर्विस गिनी जाती है अगले साल 1 तारीख से। मतलब कि मेरी सर्विस गिनी गई 1/1/2019 से, ठीक है। इसको 3 साल कब हुए? 2020 को 1 साल, 2021 को 2 साल, 2022 को 3 साल, ठीक है। और मैंने कब एग्जाम दिया? 2023 में, ठीक है, और उसको क्लियर कर दिया। अभी क्योंकि 2018 में ज्वाइन किया था, उसमें सीधा ही मैं अगर 4 जोड़ दूं, 19 20 21 22, हाँ 2022, 18 से 19 20, हाँ 2022, तो 2022 में एग्जाम दे सकता हूं मैं, ठीक है। सॉरी, आपको सिर्फ 3 साल रेगुलर जीडीएस का काम करना है, जो कि 1 जनवरी से कैलकुलेट होता है, और चौथे साल आप जो है एग्जाम दे सकते हैं। इतना सा आपने याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम की। जो हमारा जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम है, उसमें 2 हमारे जो है पेपर होते हैं। एक तो होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2, ठीक है। जो पेपर 1 होता है वो होता है दोस्तों कॉम्पिटिटिव, मतलब कि जो पर्सन इसमें मार्क्स ले गया उसी की जॉब लगेगी, ठीक है। जो पेपर 2 होता है वो होता है क्वालिफाइंग इन मार्क्स, मतलब कि उसको सिर्फ हमने क्वालिफाई ही करना होता है, पास ही करना होता है, ठीक है। पेपर 1 का पैटर्न समझते हैं हम। अगर पेपर 1 की बात करें तो इसमें 100 मार्क का जो क्वेश्चन पेपर होता है और 60 मिनट का समय होता है और 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। आपको मैं बताऊं कि मेरे कितने मार्क्स आए थे, तो मेरे 92 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100 जिस समय मैंने एग्जाम दिया था, और मैं क्वालिफाई मतलब कि पास कर गया था, मेरी मेरिट में जो नाम था वो आ गया था, ठीक है। इस कॉम्पिटिटिव के पेपर में जो इसका सिलेबस है वो क्या रहेगा? इसके जो 30 क्वेश्चन है वो आएंगे डिपार्टमेंटल जनरल नॉलेज से, ठीक है। जो 10 क्वेश्चन है वो आएंगे मैथमेटिक्स से, जो 10 क्वेश्चन है बाकी के वो आएंगे जीके से, ठीक है। तो इस तरह से टोटल जो है 50 क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन के आपको 60 नंबर मिलेंगे, 10 क्वेश्चन के आपको 20 नंबर मिलेंगे, 10 क्वेश्चन के आपको 20 नंबर मिलेंगे, और टोटल नंबर हो जाएंगे आपके 100 नंबर, ठीक है। अभी डिपार्टमेंट में जो इम्पोर्टेंट जो सिलेबस है वो क्या है, जहां पर मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन से, दिखाई क्यों नहीं दे रहा थोड़ा, कहाँ? डेफिनेशन पोस्टल मैनुअल 5, ये दोस्तों आएगा आपको, इसके 7 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, तो 14 नंबर का ये आएगा डेफिनेशन पोस्टल मैनुअल 5 का। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इस दोनों का मिलके आपको 23 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 46 नंबर इस सेक्शन से आएंगे। 46 और 14 जो डिपार्टमेंटल के आपको 60 मार्क्स जहां से आ जाएंगे, ठीक है। तो मैथ्स और जीके की जो स्कोर है वो कम है, और जो डिपार्टमेंटल है इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हमें कोशिश करनी है कि जो डिपार्टमेंट के क्वेश्चन है वो हम 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट करें, और उसमें नंबर भी 60 पूरे के पूरे लें, ठीक है। वो आप पर है, आप कैसे अच्छे तरह से तैयारी करते हैं, ठीक है। मैं आपको फुल फ्लैज तैयारी इसमें करवाऊंगा। अभी हम सिलेबस के बारे में दूसरा आपको पेपर भी बता देता हूँ। जो दूसरा पेपर जो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है वो दोस्तों आपकी लोकल लैंग्वेज की नॉलेज चेक करने के लिए होता है। उसमें जैसे मैं पंजाबी में हूँ, तो क्या होगा कि कुछ वर्ड मुझे इंग्लिश से पंजाबी में कन्वर्ट करने हैं, कुछ पंजाबी से इंग्लिश में, एमसीक्यू होते हैं, ठीक है। और एक एप्लीकेशन लिखनी रहती है पंजाबी में, और एक ऐसे जब पैराग्राफ लिखना रहता है। इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। तो ये था दोस्तों पैटर्न, ठीक है। अभी सिलेबस देख लेते हैं। जो पहला हमारा जो पहला पेपर है जो कि कॉम्पिटिटिव इन नेचर है, जिससे हमारी जॉब लगनी है, उसका सिलेबस देखते हैं। 60 मिनट का ये एग्जाम होगा, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे, हर क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, ठीक है। सिलेबस की बात करें, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से 23 क्वेश्चन आएंगे,
जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट में कैसे हायरार्की काम करती है, सर्कल क्या होते हैं, रीजन्स क्या होते हैं, डिविजन्स क्या होती हैं, सब डिवीज़न, इस चीज़ें के बारे में समझेंगे। टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसर्स के बारे में समझेंगे। बिजनेस आर, पेमेंट ऑफ पोस्टेज, स्टेशनरी, स्टैम्प, इसके बारे में समझेंगे। चेकिंग कैसे की जाती है, लेटर को सील कैसे करना है, पोस्ट कैसे करना है, पोस्टेज स्टैम्प कैसे चिपकानी है, इसके बारे में। एड्रेस कैसे लिखते हैं, पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग क्या होता है, लेटर बॉक्स पीएन की ड्यूटीज क्या होती है, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल क्या होते हैं, प्रोहिबिटेड पोस्टल आर्टिकल क्या होते हैं, और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कितने तरह की हमारे पास सर्विसेज हैं, मेल है, बैंकिंग में कितने तरह के अकाउंट्स हैं, कैसे हम पैसे भेज सकते हैं, इंश्योरेंस की कितने तरह की पॉलिसीज हैं, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, 57 डेफिनेशंस है उसके बारे उसमें वो पढ़ेंगे। ठीक है। और जीके की बात करें तो इसके 10 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, जिसमें इंडियन जियोग्राफी, सिविक्स, जीके, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम, स्ट्रगल, एथिक्स एंड मॉरल स्टडी आएगा। ठीक है। और अर्थमेटिक की बात करें तो बॉड मास, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंट एंड यूनिटरी मेथड जो है आएगा। ये हमारा सिलेबस है हमारे एग्जाम का। ठीक है। ये पहले जो हमारा पहला पेपर है उसका सिलेबस है। दूसरा देखते हैं, जो दूसरा मैंने आपको बताया था कि क्वालिफाइंग इन मार्क्स है, तो उसमें क्या है, 60 नंबर का जी, 60 मिनट का जी क्वेश्चन पेपर होगा और 50 इसमें आपको नंबर मिलेंगे। इसमें क्या करना है, आपने 15 क्वेश्चन, 15 वर्ड इंग्लिश से अपनी लोकल लैंग्वेज में, इससे ऐसा होगा जैसे इंग्लिश में मुझे 4 वर्ड दिए हैं और लोकल लैंग्वेज में मैंने उसका ट्रांसलेट करना है। ऑप्शन दिए हुए रहते हैं कि उसका क्या मतलब है, जैसे मोबाइल को पंजाबी में क्या कहते हैं, कैमरा को क्या कहते हैं, जहाँ तैर सूरज को पंजाबी में क्या कहते हैं ना, तो इस तरह से एमसीक्यू रहता है, आपने उसमें अटेम्प्ट करना है। और 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपकी लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में कन्वर्ट होते हैं, इसके होते हैं। फिर आपने एक लेटर लिखना होता है लोकल लैंग्वेज में, जैसे मैं पंजाब से हूँ तो पंजाबी में लिखूंगा 40 to 50 वर्ड्स में। और एक पैराग्राफ या शॉर्ट ऐसे लिखना होता है आपने, वो भी लोकल लैंग्वेज में। ठीक है। तो ये एग्जाम, ये जो पेपर होता है इजी होता है, आप इसको बड़ी आसानी से पास कर लोगे अगर आपको अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उस पर आपकी पकड़ अच्छी है। ठीक है। तो ये था, हमने एग्जाम का थोड़ा सा पैटर्न समझा कि किस तरह का एग्जाम है जिसकी हम जो तैयारी है वो करने जा रहे हैं। ठीक है। अब हम शुरू करेंगे जो हमारा सिलेबस का पहला हिस्सा है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसका जो पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन, इसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि कैसी क्लासेस रहने वाली है। ठीक है। तो दोस्तों जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 है वो 4 तरह का है। ठीक है। और उसका जो पहला जो पार्ट 1 है उसमें हमें इनलैंड पोस्ट के बारे में बताया गया है। इनलैंड पोस्ट का मतलब है वो पोस्ट जो हम इंडिया में ही भेजते हैं, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में हमें बताया गया है। जो पार्ट 2 है उसमें हमें फॉरेन पोस्ट के बारे में बताया है कि जो लेटर्स, पोस्ट, पार्सल हम फॉरेन को भेजते हैं उस पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं। जो पार्ट 3 है उसमें लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिसर्स ही है, मीन्स इंडिया में कितने पोस्ट ऑफिसर्स हैं उस सभी की लिस्ट है। और जो पार्ट 4 है उसमें जो हमारी सेविंग्स की स्कीम है उसके बारे में हमें बताया गया है। ठीक है। तो ये चारों चीजें आपने याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में ये सीधे ही पूछी जाती है कि पार्ट 1 किससे संबंधित है, पार्ट 2 किससे संबंधित है, इस तरह। ठीक है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से 23 क्वेश्चन आएंगे जो कि जहां पर 46 मार्क्स के होंगे। ठीक है। और इसमें क्या है, ये टेबल ऑफ कंटेंट में आपको बताया है, जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद कंट्रोल, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसर्स, नाइट पोस्ट ऑफिसर्स, मोबाइल पोस्ट ऑफिसर्स, इनके सामने मैंने क्लास नंबर लिख दिया है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाने लगा है
जैसे वो पूछ सकता है कि बिजनेस ऑन संडे कौन सी क्लॉज है, पोस्ट ऑफिस क्लॉज नंबर 8 में क्या बताया गया है, इस तरह से एग्जाम में पूछा जाने लगा है। तो मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट पहले ही बना दिया है, आपने क्या करना है, इस टेबल ऑफ कंटेंट को याद करना है, साथ में क्लॉज याद करना है, उस क्लॉज में क्या लिखा है उसको याद करना है। ठीक है, 1-2 नंबर आप यहाँ से भी सिक्योर कर सकते हैं। तो ये पूरा टेबल ऑफ कंटेंट मैंने बना दिया है, कुछ 1-2 बार आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, बस इतना ही है। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो हमारे देश में सबसे ऊपर है पब्लिक। पब्लिक क्यों? क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र है। हमारा जो संविधान है वो भी शुरू होता है वी दी पीपल ऑफ इंडिया, इस लाइन से शुरू होता है। क्योंकि जो सारी पावर्स है हमारे नेताओं को मिलती है, वो कौन देता है, वो देता है पब्लिक। ठीक है, इलेक्शंस के समय पब्लिक किसको सिलेक्ट करती है, पब्लिक बनाती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बनाती है। गवर्नमेंट का एक हेड होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जब वो प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर अपने साथियों में से एक साथी को मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन बनाते हैं। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन के नीचे बहुत से डिपार्टमेंट आ जाते हैं, जैसे एक कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, दूसरा आधार का डिपार्टमेंट, तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का डिपार्टमेंट। तो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन भी आप अपने काम को बांटने के लिए एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देता है। ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के नीचे जो हमारा प्यारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, इंडिया पोस्ट, वो काम करता है। ठीक है जी, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट तक सभी जो एग्जीक्यूटिव है, ये वह एग्जीक्यूटिव है जो सिर्फ 5 साल के लिए काम करते हैं, जितने समय के लिए सरकार होती है। ठीक है, अगर उससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर सर इनको बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। उनके नीचे आता है हमारे एग्जीक्यूटिव, जो नौकरशाही होते हैं, जो बड़े बड़े नौकर होते हैं, यूपीएससी से क्लियर करके जो अफसर लगते हैं, जो होता है एक तो सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होते हैं, एक डायरेक्टर जनरल टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ से जो नौकरी की परंपरा है वो शुरू होती है। इसके नीचे सभी जो जॉब करते हैं वे लेवल्स आएंगे, पीएमजी सर आएंगे, सीपीएमजी सर आएंगे, जो कि डीजी से शुरू होते हैं। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, इसको बाद में देखते हैं, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि पब्लिक के नीचे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के नीचे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन के नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के नीचे एक सेक्रेटरी पोस्ट, एक डायरेक्टर जनरल पोस्ट। ठीक है, अब इस डायरेक्टर जनरल के नीचे आता है सारा इंडिया। ठीक है, ये डायरेक्टर जनरल पूरे इंडिया को मैनेज करते हैं। ठीक है, और डायरेक्टर जनरल के नीचे आते हैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, जिनके अंडर होता है एक सर्कल, पूरा सर्कल। जैसे एक पंजाब सर्कल है तो उसका हेड कौन होता है, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उनके हेड होते हैं। ठीक है, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के नीचे आते हैं रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल, जिनके नीचे एक पूरा का पूरा रीजन होता है। ठीक है, उनके नीचे फिर सुप्रीडेंट सर आते हैं, जिनके नीचे डिवीज़न काम करती है। सुप्रीडेंट के नीचे एएसपी या इंस्पेक्टर आते हैं, जिनके नीचे या जिनकी देख रेख में जो सब डिवीज़न है वह काम करती है। ठीक है, तो ये हल्की सी ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताई। अभी पोस्ट ऑफिसर्स टाइप के बारे में समझेंगे। पहले हमने समझा कि अफसरशाही कैसे नीचे हायरार्की तक आती है, और लास्ट में सब डिवीज़न ही सबसे छोटा पार्ट है। तो पोस्ट ऑफिसर्स की बात करें तो पोस्ट ऑफिसर्स भी 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो सिविल पोस्ट ऑफिसर्स, जो कि आम जनता इस्तेमाल करती है, जैसे हम सिविल में काम करते हैं। दूसरा होता है आर्मी पोस्ट ऑफिस, जो कि आर्मी के लिए अलग होते हैं। ठीक है, तो हमारी जो रीच है इंडिया पोस्ट की, वो आर्मी और सिविल पूरे देश में है। ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो सरकार के अदारे में ही रहना चाहिए, इसीलिए आर्मी पोस्ट ऑफिस भी
हमारे इंडिया पोस्ट में ही काम करते हैं। ठीक है, अगर हम सिविल की बात करें, जो हमारे पोस्ट ऑफिस है जिसमें हम काम करते हैं, उसमें टोटल 23 सर्कल है। 23 सर्कल को आगे रीजन्स में डिवाइड किया, 23 सर्कल को आगे रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, रीजन्स को आगे डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है, डिविजन्स के नीचे हेड ऑफिसर्स आते हैं, हेड ऑफिसर्स के नीचे सब ऑफिसर्स आते हैं, सब ऑफिसर्स के नीचे ब्रांच ऑफिसर्स आते हैं। ठीक है, ये मैंने हल्की सी आपको यूजुअल प्रेजेंटेशन बताई है, इसमें कुछ एक्सेप्शन हो सकती है जो कि हम आगे आगे जिस तरह से पढ़ेंगे आप वैसे वैसे उसको समझते रहेंगे। ठीक है, और इस साइड देखते हैं तो जो आर्मी पोस्ट ऑफिसर्स हैं, इनके जो दो बेस पोस्ट ऑफिसर्स हैं, वो एक है न्यू दिल्ली में, दूसरा है कोलकाता में। ठीक है, न्यू दिल्ली वाले को हम बोल देते हैं APO 56 और कोलकाता वाले को बोल देते हैं APO 99। इनका जो पिन कोड रहता है वो रहता है 900056, इसका रहता है 900099। ठीक है, अभी इन पोस्ट ऑफिसर्स का काम है क्या, ऐसा है क्योंकि सिर्फ 2 ही पोस्ट ऑफिसर्स है। चलो आपको एग्जाम्पल से बताता हूं कि मेरा एक दोस्त वो अरुणाचल प्रदेश में काम कर रहा है, वो भारतीय सेना में काम कर रहा है और मैंने उसको कोई लेटर भेजना है। ठीक है, तो मैं, वो एक सेना की टुकड़ी है, वो कभी आज जहां पर होगी तो कल कहीं और पर चली जाएगी अपनी रिहर्सल के लिए, या किसी और डिस्प्यूट के लिए, तीसरे दिन किसी और जगह जा सकती है। तो मुझे तो पक्का पता है ही नहीं कि वो अभी है कहाँ पर टुकड़ी तैनात। तो हम क्या करेंगे, हम जो एड्रेस है वो जहाँ तो न्यू दिल्ली को भेजेंगे, जहाँ तो कोलकाता वालों को भेजेंगे जो अपना लेटर है। ठीक है, और ये जो पोस्ट ऑफिस है यह देखेंगे कि अभी वो जो सेना की टुकड़ी है वो तैनात कहाँ पर है। ठीक है, वो उस जहां पर भी वो तैनात होगी उसके हिसाब से आगे लेटर फॉरवर्ड करेंगे। इसीलिए आर्मी पोस्ट ऑफिसर्स को ही हम जो सभी लेटर्स हैं आगे भेजते हैं, और आर्मी पोस्ट ऑफिसर्स आगे जो लेटर है वो टुकड़ियों को भेजता है। इनके नीचे भी एक फील्ड पोस्ट ऑफिसर्स होते हैं, एक सेक्शन बेस्ड पोस्ट ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, तो ये थी आर्मी पोस्ट ऑफिसर्स की थोड़ी सी हायरार्की। इसके बाद हम इसको समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट के नीचे क्या काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इनके नीचे एक सेक्रेटरी होता है, एक डायरेक्टर जनरल होता है। ये फोटो थोड़ी धुंधली हो सकती है क्योंकि ये मैंने वेबसाइट से ही ली और वहां पर ही ये धुंधली है, तो यहाँ पर आप वीडियो थोड़ी सी हाई क्लैरिटी में देख लेना। और इनके नीचे काम करता है पोस्टल सर्विस बोर्ड। इंडिया पोस्ट के जो सारे डिसीजन लेती है वो जो बोर्ड लेती है, जिसको हम बोलते हैं पोस्टल सर्विस बोर्ड। जो बड़े बड़े डिसीजन, जैसे पहले GDS के पास मैनुअली काम होता था, उसके बाद उनके पास वो डिवाइस आ गई जिसको RICT डिवाइस बोलते हैं। अभी एंड्रॉयड फोन आ गया है। ठीक है, और आगे जाकर और भी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, तो इन चीज़ों के जो सारे डिसीजन है वो पोस्टल सर्विस बोर्ड लेती है। अभी जैसे हमारा जो सेविंग का बैंक है, सारा काम है सेविंग का, वो धीरे धीरे IPPB में मर्ज हो जाएगा। ये डिसीजंस कौन लेता है, ये पोस्टल सर्विस बोर्ड लेती है। ठीक है, और पोस्टल सर्विस बोर्ड के ही नीचे फिर सारा जो डिपार्टमेंट है वो काम करता है। जैसे सारे आर्मी पोस्ट ऑफिस इनके नीचे हैं, सारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जो है वो इनके नीचे काम करते हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का डायरेक्टरेट है जहां पर सारा काम देखा जाता है, वो इनके नीचे काम करता है। पोस्टल बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट है, वो इनके नीचे काम करता है। रकपना गाजियाबाद, रकपना एक एकेडमी है जहां पर IPOS को ट्रेनिंग दी जाती है, जो UPSC करके PMG CPMG सुप्रीडेंट लगते हैं, वो इनके नीचे आता है। पार्सल डायरेक्टरेट इनके नीचे आता है। ठीक है, जो सारा काम किनके नीचे आता है, पोस्टल सर्विस बोर्ड के नीचे आता है। ठीक है, रकपना अगर आप UPSC क्लियर करके और IPOS सिलेक्ट होते हैं तो आपको रकपना जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। इसकी फुल फॉर्म है राफी अहमद किदवाई नेशनल पोस्टल एकेडमी। ठीक है, गाजियाबाद। अभी आगे देखिए, CEPT मैसूर भी पोस्टल सर्विस बोर्ड के नीचे है। CEPT मैसूर क्या है, सेंटर ऑफ
एक्सेलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, जहां पर हमारे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, डेटा सर्वर है, ठीक है। जैसे जो भी पोस्टमैन ऐप है वो किसने बनाया है, सीईपीटी ने डेवलप किया हुआ है, ठीक है। तो वहां पर ये भी पोस्टल सर्विस बोर्ड के नीचे काम करता है। आर्मी पोस्ट ऑफिस तो मैंने आपको बता दिया, दो तरह के हैं, 56, 99 फील्ड पोस्ट ऑफिस, सेक्शन 20 पोस्ट ऑफिस, मैं अभी बताकर हटा हूं, ठीक है। उसके बाद जो ये देखिए, चीफ के नीचे क्या आता है, चीफ के नीचे आता है पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर। जब आप पीए बन जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। कुछ को, अगर आप नॉर्थ इंडिया है, कुछ तो सहारनपुर जाएंगे, ठीक है। कुछ गुजरात में उस साइड के हैं तो वडोदरा जाएंगे, ठीक है। कुछ मदुराई जाएंगे, कुछ बिहार में दरभंगा में जाएंगे, कुछ असम में जाएंगे, क्योंकि वो जो पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर पीए ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, ठीक है। अगर आप सुप्रिटेंडेंट बनेंगे तो आप रकपना जाएंगे, अगर पीए बनेंगे तो पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर जाएंगे। ये जो पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है ये चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के नीचे आते हैं। और इनके नीचे सर्कल स्टैंप डिपो भी आता है, जहां पर हमारी जो स्टैंप है, पोस्टेज स्टैंप, वो प्रिंट होती है, ठीक है। जहां पर हमारी स्टेशनरी प्रिंट होती है। और जो आरएलओ है वो भी इनके नीचे ही आता है, चीफ के नीचे। आरएलओ वह ऑफिस है, अगर कोई अनक्लेम लेटर हमारे पास आता है वो हम जहां पर भेजते हैं उसको हम आरएलओ बोलते हैं, ठीक है। और रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल भी चीफ के नीचे ही आता है, ठीक है। अभी जो आरपीएमजी है, इनके नीचे क्या चीजें आती है, इनके नीचे एक तो आता है मेल मोटर सर्विस, जो गाड़ी या मेल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, वो आरपीएमजी के नीचे आता है। पोस्टल स्टोर डिपो, जहां पर हमारी जो स्टेशन, जैसे सेविंग का वाउचर, विदड्रॉल के वाउचर, पासबुक्स, वे सभी कहां से मिलती है, पोस्टल स्टोर डिपो से मिलती है। देखिए जहां पर मैंने ऊपर आपको बताया था सर्कल स्टैंप डिपो, जहां पर पोस्टेज स्टैंप प्रिंट होती है, पोस्टल स्टोर डिपो में हमें फॉर्म मिलते हैं, ऐसे अकाउंट खुलवाने का फॉर्म, अकाउंट बंद करवाने का फॉर्म, अकाउंट रिवाइवल का फॉर्म, वो कौन प्रोवाइड करवाता है, पोस्टल स्टोर डिपो, ठीक है। फॉरेन पोस्ट ऑफिस, वो भी आरपीएमजी के नीचे होते हैं। फॉरेन पोस्ट ऑफिस कौन से होते हैं, वो जहां पर कस्टम का काम किया जाता है, या फिर जहां से डाक बाहर भेजी जाती है, एग्जिट पॉइंट ऑफ द इंडिया, ठीक है। जो जीपीओ होते हैं वो भी आरपीएमजी के नीचे आते हैं। जीपीओ बड़े हेड ऑफिसर्स होते हैं जो सीधा आरपीएमजी के नीचे आते हैं। और जो पोस्टल डिवीजन है वो भी आरपीएमजी के नीचे आती है। और जो आरएमएस डिवीजन है वो भी आरपीएमजी के नीचे आती है। पोस्टल डिवीजन, जैसे हम पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं तो हम पोस्टल डिवीजन के बारे में ज्यादा जानते होंगे। आरएमएस डिवीजन वो होती है जो रेलवे मेल सर्विसेज में होती है, जो डाक को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, उसको हम आरएमएस डिवीजन बोल देते हैं। उसमें रेलवे का नेटवर्क काम करता है, उसके अलग सुपरिटेंडेंट सर होते हैं, उसके अलग इंस्पेक्टर होते हैं, उसके अलग एएसपी होते हैं। जहां पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर होता है तो वहां पर रिकॉर्ड ऑफिसर होते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में हम बोलते हैं कि पोस्टल असिस्टेंट है, वहां पर हम बोलते हैं कि सॉर्टिंग असिस्टेंट है। तो अलग अलग डेजिग्नेशन हो जाते हैं, दो अलग अलग तरह की हायरार्की चल पड़ती है, ठीक है। जैसे पोस्टल डिवीजन में, डिवीजन के नीचे सब डिवीजन होती है, सब डिवीजन के नीचे हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस के नीचे सब पोस्ट ऑफिस होता है, सब पोस्ट ऑफिस के नीचे ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है। इस हायरार्की को तो हम अच्छी तरह से समझते ही हैं। लेकिन आरएमएस में क्या होता है, आरएमएस डिवीजन के नीचे होता है हेड रिकॉर्ड ऑफिस और सब डिवीजन। हेड रिकॉर्ड ऑफिस के नीचे होता है सब रिकॉर्ड ऑफिस, सब रिकॉर्ड ऑफिस के नीचे होता है मेल और सेक्शन। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं अगर आपको अभी आइडिया लग जाए। हेड रिकॉर्ड ऑफिस जैसे हमारे जहां पर होता है हेड ऑफिस, उस तरह से, ठीक है, जिसमें सारा अकाउंट का काम किया जाता है, सैलरीज का काम किया जाता है। हेड रिकॉर्ड ऑफिस के मतलब, लेकिन वो आरएमएस डिवीजन का काम किया जाएगा, जो भी उसमें एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी सैलरी का काम, है ना। हेड रिकॉर्ड ऑफिस के नीचे आता है सब रिकॉर्ड ऑफिस। जैसे हमारे सब पोस्ट ऑफिस होते हैं, वहां पर सब रिकॉर्ड ऑफिस होता है, ठीक है। वहां पर भी ऐसे ही काम किया जाता है, पेपर वर्क किया जाता है, ठीक है। और सब रिकॉर्ड ऑफिस के नीचे क्या होता है, मेल ऑफिस और सेक्शन। अभी मेल ऑफिस और सेक्शन क्या होते हैं, मेल ऑफिसर्स होते हैं जहां पर हम डाक की सॉर्टिंग करते हैं या डाक के साथ काम करते हैं, ठीक है। उसको आगे भेजते हैं, जहां से डाक आती है हम आगे भेजते हैं। और सेक्शन क्या होते हैं, जैसे वो रेलवे का डिब्बा जिसमें डाक एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, उसको सेक्शन बोल देते हैं। अगर डाक बोट में एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उस बोट में जहां पर ये काम हो रहा है उसको सेक्शन बोल देते हैं, ठीक है।
तो ये थी ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको थोड़ा सा हमारे डिपार्टमेंट के बारे में और पता लगा होगा। और ये जो स्लाइड है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसको आपने सिर्फ आराम से पढ़ना है, इसमें कुछ याद रखने लायक कुछ है नहीं है, तो इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि पोस्टल सर्विस बोर्ड हमारे सभी फैसले लेती है, जो सारे फैसले हैं वो कौन लेता है? पोस्टल सर्विस बोर्ड। दिस इज द एपेक्स डिसीजन एंड मैनेजमेंट बॉडी, सबसे ऊपर, ठीक है। और इनके चेयरमैन कौन होते हैं? इनके चेयरमैन होते हैं सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्टल सर्विस बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। जो डीजी सर होते हैं इनके मेंबर होते हैं। जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल होते हैं वो भी पोस्टल सर्विस बोर्ड के मेंबर होते हैं। लेकिन इनके अलावा 6 मेंबर और होते हैं जो अपनी अपनी ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक पर्सनल का मेंबर होता है जो कि एम्प्लॉय के हक की बात करता है, जहाँ एम्प्लॉयज की जो प्रॉब्लम्स है, जो उसके बारे में कोई डिसीजन लेता है, वो पर्सनल का मेंबर एक होता है। एक प्लानिंग का मेंबर होता है, एक पीएलआई का मेंबर होता है, एक ऑपरेशन का मेंबर होता है, एक टेक्नोलॉजी का, और एक बैंक एंड इक्विटी का। अपने अपने हेड को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग मेंबर्स उसमें होते हैं, जो जब उनके बारे में डिसीजन लेना हो तो उनके मेंबर से जो सजेशन है लिए जा सके, कंसल्ट किया जा सके, ठीक है। और इसके अलावा 2 परमानेंट इनवाइटी होते हैं, वो इनवाइटी होते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है। एक होते हैं एडिशनल सेक्रेटरी, एक होते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। और जो ये पोस्टल सर्विस बोर्ड को काम करने के लिए भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, एक बैठने के लिए कमरा चाहिए, कागज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, रिपोर्ट्स चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करवाता है? वो करवाते हैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, ठीक है। पोस्टल सर्विस के बोर्ड में आप बारे में थोड़ा सा बताया। हमारा जो पोस्ट ऑफिस का जो हेडक्वार्टर है इंडिया का, वो कहां पर है? वो है डाक भवन, न्यू दिल्ली, डाक भवन न्यू दिल्ली। और हमारा पोस्ट ऑफिस एस्टेब्लिश कब हुआ था? वो हुआ था 1 अक्टूबर 1854। 1857 की जो हम बोलते हैं ना कि विद्रोह था, उससे भी 3 साल पहले हमारा जो पोस्ट ऑफिस है वो इस्टेब्लिश हो चुका था। और उस समय जो लॉर्ड गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने वो एक ट्रीटी थी कि अरे छोड़ो, हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हम इतना ही रखेंगे। और जैसे मैंने आपको रकपना के बारे में बताया, जिसकी फुल फॉर्म है राफी अहमद किदवाई नेशनल पोस्टल एकेडमी, गाजियाबाद यूपी। यहाँ पर जो हमारे रैंक ए ऑफिसर है वहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। जो सीईपीटी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर एक्सलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, जो कि मैसूर कर्नाटका में है, जहां पर जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो हमारे लिए बनाए जाते हैं। और पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर हमारे देश में कुल 6 है, जहां पर हमारे पोस्टल एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होती है। एमटीएस तक तो नहीं होती, पोस्टमैन की भी नहीं होती, उसके बाद होती है, जो कि यूपी में है सहारनपुर, गुजरात में है वडोदरा, कर्नाटका में है मैसूर, तमिलनाडु में मदुराई, बिहार में दरभंगा और असम में गुवाहाटी, ठीक है। ये 6 पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है। ये हमने इनके बारे में बात कर चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आर्मी पोस्ट ऑफिस के बारे में वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आर्मी पोस्ट ऑफिस का जो हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों नई दिल्ली में। और जैसे हमारा जो पोस्ट ऑफिस है वो डायरेक्टर जनरल के नीचे होता है, जो आर्मी पोस्ट ऑफिस है वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल के नीचे काम करता है, जिनका आर्मी में रैंक मेजर जनरल होता है, ठीक है। और आर्मी पोस्ट ऑफिस में भी जो 75% जो स्टाफ है वो पोस्ट ऑफिस से ही डिप्यूट किया जाता है, और 25% आर्मी से लिया जाता है। अगर आप एमटीएस बन जाते हैं तो आप आर्मी पोस्ट ऑफिस के लिए आवेदन दे सकते हैं और आप आर्मी पोस्ट ऑफिस में चले जाएंगे। उसके लिए ज़्यादा फिजिकल की भी ज़रूरत नहीं होती, बस वो ऐसा देखते हैं कि आपको कोई बीमारी ना हो, मोटापा ना हो, बस ऐसी चीज़ें देखते हैं और आपको वहां पर डिप्यूट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसा हमने बात की थी कि हमारे पोस्टल इंडिया में टोटल 23 पोस्टल डिवीजन है, सॉरी पोस्टल सर्कल है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है,
और एक सर्कल में कितनी स्टेट्स हैं, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एक सर्कल है आंध्र प्रदेश, जिसका हेडक्वार्टर है विजयवाड़ा, और जिसमें आंध्र प्रदेश और जन्म दो, आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वो आ जाती है और जन्म यूटी है यह आ जाती है। ठीक है, आप ज्यादातर देखेंगे कि हेडक्वार्टर वही है जो स्टेट्स के कैपिटल होते हैं, इससे आपको याद करना आसान होगा। जैसे असम की कैपिटल गुवाहाटी है और यही इसका हेडक्वार्टर है, और इसमें सिर्फ असम ही आता है। बिहार की कैपिटल पटना है और बिहार ही इस सर्कल में आता है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है और इस सर्कल में छत्तीसगढ़ स्टेट ही आती है। दिल्ली की जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है, इसको याद रखना है आपने, और दिल्ली इसके नीचे आता है। उसके बाद जैसे गुजरात, गुजरात की कैपिटल जो हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद है, लेकिन इसमें गुजरात स्टेट भी आता है। दादरा एंड नगर हवेली यूटी आती है, दमन एंड दीव भी इसमें आता है। ठीक है, हरियाणा में हरियाणा सर्कल का जो हेडक्वार्टर है हरियाणा कैंट है, इसके नीचे हरियाणा स्टेट आता है। जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर का हेडक्वार्टर श्रीनगर है, इसके नीचे जम्मू एंड कश्मीर आता है। अभी तो लद्दाख भी आप इसमें बोल सकते हो। ठीक है, झारखंड के नीचे झारखंड का हेडक्वार्टर रांची है, इसमें झारखंड स्टेट आता है। कर्नाटका सर्कल का हेडक्वार्टर बेंगलोर है, इसमें कर्नाटका स्टेट आता है। केरला स्टेट का जो हेडक्वार्टर है तिरुवनाथापुरम है, जिसमें केरला भी आता है, और लक्षद्वीप आइलैंड है, यह भी आते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का हेडक्वार्टर भोपाल है, इसमें मध्य प्रदेश स्टेट आता है। महाराष्ट्र सर्कल का हेडक्वार्टर मुंबई है, जिसमें महाराष्ट्र स्टेट भी आता है और गोवा भी आता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं हमारी 6 स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, उन सभी की जो हेडक्वार्टर है वो शिलोंग में है। और इनमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, ये 6 स्टेट्स एक सर्कल में आते हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश सर्कल का हेडक्वार्टर शिमला है, इसके नीचे हिमाचल प्रदेश स्टेट आता है। ओडिशा सर्कल का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर है, इसके नीचे ओडिशा स्टेट आता है। पंजाब का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ है, इसमें पंजाब स्टेट आता है और चंडीगढ़ यूटी भी आती है साथ में। राजस्थान का सर्कल का जो हेडक्वार्टर है जयपुर है, इसमें राजस्थान स्टेट आता है। तमिलनाडु सर्कल का हेडक्वार्टर चेन्नई है, जिसमें तमिलनाडु स्टेट और पौंडीचेरी यूटी आती है। तेलंगाना सर्कल का हेडक्वार्टर हैदराबाद सिटी है, इसमें तेलंगाना स्टेट आती है। यूपी सर्कल का हेडक्वार्टर लखनऊ है, इसमें यूपी ही आती है। उत्तराखंड सर्कल का हेडक्वार्टर देहरादून है, जिसमें उत्तराखंड स्टेट आती है। वेस्ट बंगाल सर्कल का हेडक्वार्टर कोलकाता है, जिसमें वेस्ट बंगाल भी आता है, एंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आता है, और सिक्किम स्टेट भी आती है। ठीक है, और इन 23 सर्कल के नीचे फिर डिविजन्स आती है, डिविजन्स के नीचे सब डिविजन्स आती है, सब डिविजन्स के नीचे आपके हेड ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस या सब पोस्ट ऑफिस या ब्रांच पोस्ट ऑफिस जिनमें आप काम करते हैं वह आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने समझा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, डिपार्टमेंट का जो स्ट्रक्चर है वह कैसा है। ठीक है, कितने तरह के ऑफिसर्स होते हैं, कौन कौन से अफसर होते हैं, पोस्टल सर्विस बोर्ड क्या होता है, ये सभी चीज़ें। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, और कल हम क्लास नंबर 2 से शुरू करेंगे। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।